हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के मोस्ट बीबीआई प्रश्न को देखेंगे और ये पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। और यदि आप प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपका इंटीग्रेशन से कह रहा है, इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे प्रश्न आपके 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हो सकता है इसके जगह आपको यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करना हो या फिर इंटीग्रेशन हटा दे तो आपका यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा π/2 हो जाता है। और इंटीग्रेशन हमको कहाँ से कहाँ करना है, 0 से π/2 तक। ओके, और यहाँ पे क्या है dx और π/2। तो आपको पता है कि π/2 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, हम कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं, यानी π/2 बाहर आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना से कितना है, 0 से π/2 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा। dx का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाता है, यानी कि बोले तो π/2 यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से हमारा π/2 होगा। अब आप जल्दी से लिमिट के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर जब आप आगे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा π/2 अपर लिमिट क्या, तो x के जगह हम लोग लिखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट x के जगह 0। इसे जब सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा π/2 इंटू π/2, यानी कि हमारा हो जाएगा π/4। चलिए आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन को देख के आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी π²/4। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो मैंने बोला π/4 होगा, तो वहाँ पे मैंने एक गलती किया। गलती यह हुआ कि पाई में पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर π² होगा, जो कि मैं यहाँ पे छोड़ दिया, जिसके कारण से बोल दिया π/4। तो आप लोग ऐसे गलती एग्जाम में नहीं करेंगे, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप संभल के ऐसी गलती ना करेंगे, सोच समझ के ही आंसर को दीजिएगा। अब चलिए यह देख लीजिए कि यह प्रश्न आपको और कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैंने बोला ना, ये प्रश्न हो सकते हैं तो आपके किस तरह से डिफ्रेंसिएशन में पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है तो आपको इंटीग्रेशन में पूछे, या फिर एक और तरीका इसका हो जाता है पूछने का, जो कि मैं अभी इसको बता रहा हूँ इरेज करने के बाद। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे आगे फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैं अभी बोला कि यह प्रश्न आपका डिफ्रेंसिएशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए डिफ्रेंसिएशन के तौर पर कैसा रहेगा, तो डिफ्रेंसिएशन में ऐसा लिखा है डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dx। आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू हमने अभी आपको क्या बताया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाता है हमारा π/2। और आपको यह पता होना चाहिए जब भी कांस्टेंट का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी d/dx π/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका 0, यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इतना दिया रहे, यही क्वेश्चन रहे और बोले कि इसका आंसर कितना के बराबर, 1 2 π/2 कितना है, या 0 के बराबर। तो आप 0 को टिक करिएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो वैल्यू हमारा 0 आता है। अब एक और तरीका इस प्रश्न को पूछने का, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता ट्रिग्नोमेट्री का, तब ये प्रश्न बन जाता साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। तो वहीं पर एक ऑप्शन रहता π/2, आप उसे टिक करते, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। एक प्रश्न आपके 3 तरीके से पूछ लेगा, इसलिए आप सभी तरीके से प्रश्नों को देखें और अच्छे से फॉर्मूले को भी याद रखें। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका लिमिट से लिया गया है। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने आपको उस दिन बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखिए। तो शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाता है, एक्स के गुना वाला पी, और नीचे एक्स के गुना वाला कितना है 3। यहाँ पे बोला है पी का वैल्यू निकालने के लिए, नहीं सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 4, तो इक्वल टू 4 कर दीजिए। पी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 4, यानी कि 3 × 4 इक्वल टू 2। आंसर देखिए क्या 12 है ऑप्शन में, तो जी जरूर है, यानी हम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। इसका मैं आपको उस दिन फार्मूला बताया था, फार्मूला पे भी रख के आप सॉल्व करिएगा, ठीक ऐसे ही आएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए, जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक्स का गुना में कौन है पी, तब पी लिख दिए, एक्स का गुना में कौन है 3, तब 3 लिख दिए, इक्वल टू बोला है 4 है तो इक्वल टू 4 कर दिए और पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, सिंपल।
अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका मैट्रिक्स से लिया गया, जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 बोले तो 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए और वो यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स का आपको डिफिनीशन अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट बोले कि ये वाला जो रहेंगे एलिमेंट, यानी ये वाला जितने वैल्यू रहेंगे वो 1 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जिसमें डायगोनल यानी विकर्ण का जो मान है डायगोनल वाला वो सब 1 है 1 है 1 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका फिर इंटीग्रेशन से लिया गया, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला इफ एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन, यहाँ पर आगे ही बता दिया गया ऑड फंक्शन है और इंटीग्रेशन माइनस ए से ये करना है, एफ एक्स डी है डी एक्स इज इक्वल टू। तो आप याद रखिएगा जब भी ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा हमेशा 0 होता है। आप अच्छे से याद रखिए, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही बनता है और यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है डायरेक्शन कोसाइन। हाँ, अच्छी सी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। यहाँ पे आपसे जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा, हो सकता है आपसे एक्स का पूछ लिया जाता और वाई का। आप तीनों का भी जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। तो जेड का बात करें ना तो बाकी सबको 0 कर दीजिए, यानी एक्स 0 वाई 0 जेड 1 हो जाएगा। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे एक्स 0 वाई 0 और जेड बराबर 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरीके से बताइए एक्स का क्या होगा। तो एक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू को 1 करेंगे और बाकी सबको हम लोग 0 कर देंगे। वहीं अगर वाई की बात की जाए तो हम लोग एक्स 0 कर देंगे, वाई को 1 कर देंगे और जेड को 0। यही होगी हमारा उसका डायरेक्शन क्वेश्चन। ईजी था ना। ऐसे ही ईजी ईजी प्रश्न और ट्रिकी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपको बताना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, आपसे यहाँ से डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा है लॉग रूट एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछे हैं तो कुछ नहीं, उसको आप डिफरेंशिएशन करिए, जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते, क्या है डी लॉग रूट एक्स है ना, तो जल्दी से आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करिए और बताइए कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा 1/x, 1/x के जगह क्या है रूट एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स दिया गया था ना, तो हम लोग रूट एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। तो रूट एक्स का जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है हमारा 1/2 रूट एक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/2x आ जाएगा। ऑप्शन देखिए और बताइए कितने नंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आप याद रखिएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, हो सकता है आपसे यही फार्मूला ही पूछ लिया जाए। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आपके एग्जाम में ये रहता कि डिफ्रेंशिएट आपको करना है रूट एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट पूछ लिया जाता तो 1/2 रूट एक्स हो जाता। वहीं अगर आपसे लॉग एक्स का पूछ लिया जाता बोले तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट तो 1/x हो जाता। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अभी आपको 2-3 फार्मूला यहीं पे क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका मैट्रिक्स से लिया गया है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का है, तो 2x2 का, यानी 2 रो 2 कॉलम। पहले हम लोग रो इंडिकेट करते हैं फिर हम लोग कॉलम को लिखते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाए, मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें कितने रो है और कितने कॉलम। तो पहले जो ऐसे ऐसे लाइन रहते हैं वो हमारे रो रहते हैं और ये जो आप ऐसे ऐसे लाइन देखिएगा वो हमारे कॉलम रहते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। बोला ए डैश यानी बोले तो ट्रांसपोज रो है ना, जो ऐसे ऐसे लाइन है उसको ऐसे ऐसे लाइन में बदल दीजिए। तो जल्दी से आप लोग बदल के बताइए ऐसे ऐसे लाइन में कितने 5 है, तो उस 5 को आप ऐसे लिख दीजिए, 5 हो गया। और फिर एक लाइन ये भी ऐसे है ना, इसको भी खड़ा कर दीजिए, यानी 5 यह चीज़ आपको कितने नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए। तो यह चीज़ आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए डैश बोले तो इसका आपसे ट्रांसपोज पूछा गया था। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे वेक्टर का प्रश्न लिया गया है। वेक्टर भी आपको पढ़ना है क्लास 12 में, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न तो देखने को मिलेंगे। आपको बोला है डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियो बताना है किसका, i-j+2 के। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो बोला है तो आई के आगे कितना है, आई के आगे 1 है तो 1 हो जाएगा। जे के आगे कितना है तो जे के आगे -1 है। और के आगे कितना है तो के आगे हमारा 2 है। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो जाता है डायरेक्शन रेशियो। और यह चीज़ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डायरेक्शन रेशियो बोले तो बस सिंपली उसके आई के आगे जो है, जे के आगे जो है, के आगे जो है, उसी को लिख दीजिए, हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो लिया गया मैट्रिक्स से लिया गया। दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों को आपको ऐड करके बताना है कि क्या आएगा। तो जल्दी से ऐड करिए। मैट्रिक्स ऐड करना है तो कुछ नहीं, ए को पी में ऐड करिए। ए के सामने क्या है, ए के सामने पी, तो ए प्लस पी हो जाएगा। बी के सामने क्यू है तो बी प्लस क्यू हो जाएगा। इसी तरीके से सी के सामने आर है तो सी प्लस आर हो जाएगा। और डी के सामने एस है तो डी प्लस एस हो जाएगा। और यह चीज़ आपको कितने नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, आपको बताना है यूनिट वेक्टर, इसके फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर दिया गया है इसके अलोंग में, तो चलिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना आपको अच्छे से पता हो। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना भी उतना ही ईजी है जितना कि हम लोग अभी डायरेक्शन रेशियो निकालना सीख रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ना पहले, सबसे पहले आप देखिए यहाँ जो वैल्यू दिया गया ना, इसको रूट में डालिए। ईजी तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ आई के सामने 4 है तो इसको 4 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 10 है यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस कितना है -10, तो -10 का भी आप लोग स्क्वायर करिए। इसको स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 100 हो जाएगा, और यह कितना आ जाएगा 216, और रूट से हमारा बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 6√6 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हो क्या करना है। तो पहले जितना डायरेक्शन रेशियो दिया गया उसको रूट के अंदर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर 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 करेंगे, जोड़ के निकालिए। ये हमारा आ गया 6√6। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग को क्या करना है। तो अगला प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आया ना उसमें सबसे भाग दे देना है, यानी कि इस वेक्टर में इस वैल्यू से भाग दे देना है। यानी 4i है तो कोई बात नहीं, 4i डिवाइडेड बाय 6√6, कॉमा 10j है तो कोई बात नहीं, फिर इसमें हम लोग कर देंगे 6√6 से, कॉमा -10k है, फिर डिवाइड कर देंगे 6√6 से। अब आप लोग जानते हैं आगे क्या करना है, आगे हमको काटना है और जल्दी से इसके आंसर को बताना है। चलिए इसको वैल्यू को आप लोग कट करिए और बताइए कितना आ जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 3 बार में, ये भी 2 से हमारा 5 बार में, 2 से 3 बार में, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 3 बार में, यानी कि जो यूनिट वेक्टर हमारा आएगा उसके लॉन्ग क्या आएगा 2/3√6, 5j 3√6, -5k डिवाइडेड बाई 3√6। और यह चीज़ आपको कितने नंबर ऑप्शन में है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर शायद 1 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर आप लोग निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। एक प्रश्न तो यूनिट वेक्टर ये सबसे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपको यही सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले ये सभी वैल्यू दिया गया उसको देखें ना, हम लोग क्या किया रूट के अंदर डालेंगे और स्क्वायर कर देंगे। 4 का, फिर 10 था तो 10 का किए, फिर -10 का किए, जो आया उससे इसमें भाग दे देंगे, हो गया हमारा यूनिट वेक्टर उसके अलावा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको इंटीग्रेशन करने को कहा गया, तो जल्दी से इंटीग्रेशन करिए। e⁻x का लिमिट आपको 0 से 1 दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए e⁻x का इंटीग्रेशन आपको e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻x का e⁻x हो गया, और लिमिट 0 से 1 दिया गया है। लिमिट के वैल्यू को x के जगह पे पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के जगह 1 पुट किए माइनस लोअर लिमिट 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान हमारा 1 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। और e⁻1 है तो e हो गया e-1। अब आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया हो। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कहाँ डाउट है, मैं उसी डाउट को वहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगला प्रश्न भी आपका इंटीग्रेशन से लिया गया। आप बताइए इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा। 0 से π/4 लिमिट आपका लिया गया, और cos 2x है। cos x का इंटीग्रेशन आपको sin x होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग सभी इसको इंटीग्रेट करिए और बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा sin x होता है। तो ठीक इसी फॉर्मूला पे हम लोग का बनेगा। प्रश्न में बोला cos 2x है ना, तो ठीक है हम लोग cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं। cos 2x का इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट कितना है π/4, और लोअर लिमिट 0। अब हम लोग x के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट, और माइनस करके बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। 1/2 यहाँ पे कॉमन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे करेंगे साइन 2 इंटू अपर लिमिट बोला है ना, तो अपर लिमिट कितना है π/4, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा π/4 x के जगह, माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, यानी साइन 2x के जगह क्या लोअर लिमिट। अब आप लोग इसे सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद
तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं आगे सॉल्व करके। आगे हमारा हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 बार में कैंसिल, यानी कि ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू हम लोग का जीरो हो जाता है। और यहाँ पे 1/2 और पाई/2 का मान कितना होता है, पाई/2 का मान हमारा 1 हो जाता है, 1 माइनस जीरो 1 हो जाएगा। और इससे आगे सॉल्व करिएगा तो 1/2 आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में 1/2 दिया गया। तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी इसको आप इंटीग्रेट करिए तो कितना आएगा 1/2। इस क्वेश्चन से आपको याद रखने के बात है कि cos 2x का इंटीग्रेशन हमारा sin 2x/2 होगा, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका डिफ्रेंशिएशन से लिया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। यह सीधा आपसे फार्मूला पूछ लिया गया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²), यह कि जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि 1/√(1 - x²), इसका डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा साइन इनवर्स एक्स का। आप लोग अच्छे से कुछ फार्मूला याद रखिए, क्योंकि कुछ फार्मूला ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न में बोला गया है इंटीग्रेशन -a to a है f(x) dx इक्वल टू 0। आपको बताना है देन द फंक्शन है, तब यह कैसा फंक्शन हो। आपको थोड़ी देर पहले बोले थे ना, लिमिट यहाँ पर ए से शुरू हो रहा है ना, ए माइनस से और ए पे खत्म हो रहा है, और f(x) dx है इक्वल टू अगर जीरो हो जा रहा है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होता था, तभी ना उसका वैल्यू हम लोग का जीरो आता था। वहीं तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसका वैल्यू जीरो है, तो कुछ फंक्शन में हम लोग का उसका वैल्यू जीरो आ रहा था, ऑड फंक्शन में ही ना आ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोले तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज के सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कशन कर लिया। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, उस डाउट को वहीं पे क्लियर कर दूंगा। कल आपका एग्जाम है तो आप अच्छे से थोड़ा रेस्ट लीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, और कुछ फार्मूले का आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, इसलिए आप अपने एग्जाम को थोड़ा अच्छे से सीरियसली लीजिएगा। और पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आगे भी यह चैनल आपके बहुत उपयोगी साबित होगा, और अपने दोस्तों के साथ अगर टाइम है तो अभी भी आप वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।